तो ये कोविड रिलेटेड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, और भी नॉर्सेट 2023 हो गया, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें आपको पूछे नहीं जाते हों। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जिसमें अभी हम 20 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अभी 21 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग शुड यू रब योर हैंड टुगेदर व्हेन यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक, ठीक है, कितने समय तक आपको हाथ धोना है या फिर हाथ को फ्रिक्शन करना है जब आप एक यूज कर रहे हैं क्या, हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, जब आप हैंड कर रहे हैं सैनिटाइजर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन दिया है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जब आप हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, हैंड वॉश की पूछे तो आप उसको लिखना अकॉर्डिंग टू WHO 40 सेकेंड, ठीक है। जब आप एक शॉप मतलब साबुन हुआ आपके पास, सेवलॉन हुआ, डेटॉल हुआ, जो भी है, उसके साथ अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो आप लिखना उधर कौन सा 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में आया है। आपको 40 सेकेंड इसमें आंसर में लिखना है। मैं यहाँ पे एक बार और रिपीट लिख रहा हूँ, 40 सेकेंड। अगर आपसे पूछे कि हैंड रब कर रहे हो आप किससे, सैनिटाइजर से, तो उस टाइम आपको आंसर लिखना है, उस टाइम अगर आपको आंसर लिखना है 20 सेकेंड, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपका अगर कोई पूछे सैनिटाइजर तो आपको 20 याद रखना है, और जब हैंड वॉश विद सोप अगर आपसे पूछे तो 40 सेकेंड यहाँ पे लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। और अगर मैं बताऊँ कि हैंड सैनिटाइजर हो या हैंड वॉश हो, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मैं बता देता हूँ कि क्या वो क्वेश्चन एक और आता है कि जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं, जब आप हैंड को सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो ऑप्शन में देता है वाटर है, सोप इम्पोर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन है जो हम बार बार रिपीट होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक सोप ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में देगा वो फ्रिक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव देगा। तो अगर जब ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो आपको टिक करना है फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन एक प्रायोरिटी है जो आंसर को आपको टैकल करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम जर्म से आप जर्म किल कर पाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ जिसमें शायद 3 या 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मास्क शुड बी वॉर्न बाई हेल्थ केयर, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मास्क जो हेल्थ केयर पहनेगा जब केयरिंग फॉर ए पेशेंट, जब वो केयर कर रहा है एक पेशेंट को, ये केयर कर रहा है एक पेशेंट को विद ए सस्पेक्टेड, जिसको सस्पेक्टेड इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया इसमें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब आपको इसमें से कीवर्ड निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेक्टेड अगर आपको समझ में आ रहा है तो सस्पेक्टेड का मतलब होता है कि शायद उसको हो सकता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उस दूसरी बात बोल रहा है वो हेल्थ केयर को क्या पहनना चाहिए जब वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो सीधी सी बात इसमें ये है कि वो चाहता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो प्रिवेंट हो जाए एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जो कि पेशेंट में ऑलरेडी है। तो वो कौन सी चीज़ पहनेगा, तो अब उसने मास्क के नाम दिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, ऑलरेडी उन्होंने मास्क ही पूछा है और मास्क के नाम दिए हैं सर्जिकल मास्क, N95 रेस्पिरेटर मास्क, क्लॉथ का कोई मास्क पहनेगा या कुछ नहीं पहनेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं आपसे कि जो सर्जिकल मास्क है, ठीक है, ये एक ऐसा मास्क है जिसमें सिंगल फिल्टर पेपर आता है, सिंगल फिल्टर का एक कवर आता है, ठीक है, वो कवरिंग करते हैं, लेकिन उससे आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को आप 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ N95 मास्क, तो N95 मास्क रहता है जो कि इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल लेयर, TRIPLE, ट्रिपल लेयर, मतलब 3 लेयर आती हैं N95 में, ठीक है। वो भी इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आपको इन्फेक्शन से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाती हैं, चाहे वो इन्फेक्शन
चाहे वो इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का हो, ठीक है, स्वाइन फ्लू का हो, कोविड-19 का हो, ठीक है, और भी जितनी भी स्वाइन फ्लू है, ये सब हमने बता दिए। और भी जितने भी रेस्पिरेटरी जो कि एक दूसरे से फैल सकते हैं, उन सब के लिए आपको N95 यूज करना है, ठीक है। आप अगर मेडिसिन वार्ड या फिर कोई ऐसे वार्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं, बस में ट्रैवल करते करते आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के प्रोन हैं हम आप उसके सामने जा रहे हैं, तो आपको N95 ही लगाना है। सेकंड बात मैं बोलूँ, जो N95 मास्क रहता है, तो दूसरी बात यह है कि जो N95 मास्क है वो आप सस्पेक्टेड में भी लगा सकते हैं, और अगर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आप प्रिवेंट होना चाहते हैं तो भी आप N95 मास्क लगा सकते हैं। तीसरी बात अगर मैं इसमें एक और बोलूँ, तो इसमें दो तरीके का आता है। एक तो फिल्टर्ड, जो आपने देखा होगा जिसमें एक वाल्व आता है, और एक होता है नॉन फिल्टर्ड जिसमें फिल्टर्ड मास्क नहीं आता, ठीक है, जिसमें फिल्ट्रेशन वाला वो एक प्रोब रहता है वो नहीं आता है। तो अगर आपको कौन सा लगाना है अगर आपसे पूछे, तो आप बोलना कि मैं नॉन फिल्टर्ड लगाऊंगा, क्योंकि इसमें आप अपने इन्फेक्शन भी शेयर नहीं कर सकते और दूसरे से गेन भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये सब गाइडलाइन किसके अकॉर्डिंग है? WHO, जो कि एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ को फॉलो करता है कौन? हमारा एम्स वाला एग्ज़ाम, SGPJ वाला एग्ज़ाम, आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम रहते हैं वो सब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, किसकी? WHO की गाइडलाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट, ठीक है, पर्पज बताना है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट के लिए। टू मॉनिटर हॉस्पिटल परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, टू ट्रैक पेशेंट आउटकम एंड सेटिस्फेक्शन, टू डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाइंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसका मतलब समझना है, आपका क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाता है। आपको पता नहीं क्वालिटी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया इसमें, आपका क्वालिटी आपने वर्ड समझा है तो मतलब आपका क्वालिटी ऑफ केयर एक वर्ड है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हम ऑप्शंस में से निकालते हैं कि मॉनिटर करना है हॉस्पिटल परफॉर्मेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में, कौन सी चीज़ में, कौन सी एरिया मतलब कौन सी चीज़ में, चाहे वो केयर में हो गया, ठीक है, या डॉक्टर फैसिलिटी में हो गया, OPD में हो गया, IPD में हो गया, इन सब चीज़ में, ठीक है, अगर आपकी डिलीवरी ऑफ केयर डिलीवरी में हो गया, ये सब एरिया हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है एक हॉस्पिटल की केयर करते करते, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये एक एरिया है, जैसे हमने डिलीवरी मतलब फीमेल का डिलीवरी होता है उसमें हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, पहले हमारी डेथ रेट इतनी थी अब की नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें हॉस्पिटल परफॉर्मेंस को शो करता है। तो इसका मतलब जो पहला ये ऑप्शन है ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टू ट्रैक पेशेंट आउटकम एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है, पेशेंट का आउटकम और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन मीन्स अगर पेशेंट फीडबैक आपका अच्छा दे रहा है, ठीक है, फीडबैक अच्छा दे रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो पेशेंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग आप उसकी केयर करते हैं, तो आपका पेशेंट भी सेटिस्फाई होगा और जो आपकी जो हॉस्पिटल का एक पर्पज है, एक एम है, वो भी कंप्लीट होती है। तो ये दो ऑप्शन आपके इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टू डॉक्यूमेंट कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, अगर आप ये दो वर्ड समझ जाइए इसमें कि डॉक्यूमेंट कंप्लायंस विद, अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मीन्स अब अगर कोविड आया है तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई हॉस्पिटल में चाहिए ही चाहिए, तो वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, मीन्स आपके रेगुलेटरी अगर आना चाहिए, अगर जैसी आपकी डिमांड है हॉस्पिटल की उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आनी चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस का मतलब यही है कि सब चीज़ें लीगल होना चाहिए, इलीगली आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी को डिस्टर्ब करेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन जाता है डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रायोरिटी में इन सब चीज़ से पूछे तो आपका ये अगर ऑप्शन चला जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा आपसे नहीं पूछेगा कोई,
तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ठीक है, तो डी इसका आंसर है। व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो लगभग हर बार पूछा जाएगा आपसे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, पेन मेडिकेशन, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वो पूछते हैं आपसे कि आप क्या रिकमेंडेड ट्रीटमेंट करेंगे जब कोई आपके पास आता है आरडीएस के लिए। ठीक है, वो भी किस में पूछा उन्होंने, न्यूबॉर्न। ये सब कीवर्ड है जो आपको याद करना चाहिए, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन भी पढ़ना है। उसके बाद आपको वर्ड है जो आपको याद करना है, जैसे एक्सेप्ट वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट वर्ड हो गया, ठीक है, नॉट वर्ड आ गया, नॉन वर्ड आ गया, नॉन वर्ड आ गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपके क्वेश्चन की दशा बदल देते हैं और दिशा बदल देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी चेंज होता है। तो आप वो चीज़ें नेगलेक्ट नहीं करें। मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है, या फिर हम एंटीबायोटिक देंगे, तो दोनों में हम डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, जब पेशेंट को है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो हम इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है कि हम पेन मेडिकेशन उसको दें, क्योंकि जब उसको रेस्पिरेटरी है तो हम जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। अगर आपसे कोई नर्सिंग में प्रायोरिटी, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो बार बार इसमें आता है कि हम पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन कौन सी देंगे। ठीक है, जब पेशेंट किसका है, आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है। ठीक है, अगर न्यूबॉर्न मेंटेन नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास एडल्ट पेशेंट आता है तो भी आप कौन सी पोजीशन देंगे, तो आप उसके लिए लिखना फॉलर पोजीशन। ठीक है, फॉलर में आप जितना ज़्यादा आप जाएंगे तो आप सेमी फॉलर, मतलब फॉलर में मतलब लो फॉलर भी नहीं, हाई फॉलर भी नहीं, तो आप सेमी फॉलर आप पोजीशन उसमें दे सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक इस टाइम अभी असर नहीं करेंगी, क्योंकि आपका पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन कंप्रोमाइज हो चुका है उसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपका ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए भी आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, लेकिन इन कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ हॉस्पिटल पॉलिसी में आपको 2 से 4 लीटर ऑक्सीजन देने के लिए आपको अलाउ कर सकते हैं या फिर कर देते हैं। तो ये हॉस्पिटल पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम सोचते हैं कि हमको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है किसको, जो बच्चा आया है आपके पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। हाउ ऑफन शुड यू रिप्लेस योर हैंड टॉवल? हॉस्पिटल में अगर आप कभी काम करे होंगे या फिर जब आपका जॉब लगेगा, तो उस टाइम अगर आप काम करेंगे तो आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन, इसलिए पूछ सकता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, कि आप जो हैंड टॉवल यूज कर रहे हैं, आप या तो आप इस इन्फेक्टेड पार्ट में काम कर रहे हैं और हर बार आप हैंड वॉश करने के बाद हैंड टॉवल यूज कर रहे हैं, उसको कितने दिन में रिप्लेस करना है। ठीक है, या फिर कितने दिन में उसको वॉश आउट करना है। तो 1 ए वीक, 1 ए मंथ, 1 ए ईयर, नेवर। तो आपने सिंपल सी बात है कि आप उसको ज़िंदगी भर तो नहीं चला सकते। ठीक है, और 1 साल तक भी नहीं चला सकते। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आपके निकल जाते हैं। अब बचता है आपका 50/50 गेम। ठीक है, क्या हम 1 ए वीक करेंगे या 1 ए मंथ करेंगे? अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक की तरफ चलते हैं तो आप बोल सकते हैं कि 1 महीना तो अपना कपड़ा भी नहीं चलता, तो ये तो टॉवल है जो ये बार बार गीला होगा, तो ये भी आंसर है। तो आंसर बचता है 1 ए वीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एम्स में जब जॉब करते हैं, जो जितने भी रेपुटेटेड हॉस्पिटल उसमें आप जॉब करेंगे, ठीक है, SGPJ में अगर आप जॉब करेंगे, अगर वहाँ पे ये चीज़ें प्रोटोकॉल फॉलो होती है तो वहाँ से पूछते हैं आपको, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। What is the recommended distance for maintaining respiratory hygiene when in close proximity to other? ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा याद रखना। क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अदर और रेस्पिरेटरी हाइजीन, इसमें 2 वर्ड आपको समझ में आ गया, और डिस्टेंस के बारे में उसने पूछा है। तो अगर आप 4 क्वेश्चंस की तरफ, मतलब 4 इसमें जो वर्ड हैं उनकी तरफ अगर आप निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि 1, चलो मैं ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले इसमें, 1 फीट, 3 फीट, 6 फीट, 10 फीट। ठीक है, फुट मतलब ये फीट ही है, जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप करेक्ट कर लीजिए, और ऐसी स्पेलिंग से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 फीट पूछ रहा है, वो 3 फीट पूछ रहा है या 6 फीट पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो डिस्टेंस है, रेस्पिरेटरी जो प्रोन पेशेंट हैं जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैला भी सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कलेक्ट भी कर सकते हैं वो लोग, तो उनके लिए जो अगर कोविड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो 6 फीट लिखा है उन्होंने। ठीक है, 6 फीट लिखा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस हो जाती है। अगर कोई मीटर में पूछे तो 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, या फिर कुछ बोल रहे हैं 2 गज, हिंदी में भी बोलते हैं 2 गज। ठीक है, तो आपको इसमें 6 फीट आंसर चूज करना है। 10 मीटर इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये थोड़ा सा इलॉजिकल ऑप्शन है, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा इसमें सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एयरबोर्न पार्टिकल्स। ठीक है, क्या पूछा है उन्होंने, एक एग्जाम्पल पूछा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो कि ट्रांसमिट हो सकता है एयरबोर्न पार्टिकल से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑप्शन में उन्होंने इन्फ्लुएंजा दिया है, ठीक है, उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस दिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दिया है, और नॉन ऑफ द अबव दिया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये इसलिए नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि एक निमोनिया कॉज करता है जो कि होता है हॉस्पिटल में। तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो निमोनिया कॉज करेगा हॉस्पिटल में। जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया होता है वो कौन से होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होता है। तो इसका आंसर इसने नहीं माना है या फिर नहीं है ये आंसर। दूसरा मैं बोलूँ इन्फ्लुएंजा भी नहीं है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी नहीं है क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक ऐसा जो कि और भी कांटेक्ट करने से भी फैल सकता है। ठीक है, तो और भी अगर हम बोलें थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने की उसने कोशिश की है, वो भी दिया है उसने ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर आपको पता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये फैलता है एयरबोर्न के थ्रू। ठीक है, एयरबोर्न के थ्रू। ऐसे क्वेश्चंस सिंपल लगते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इन्फ्लुएंजा दिया है तो हम क्यों नहीं टिक करें, या फिर हम ऑल ऑफ द अबव की तरफ क्यों नहीं जाएं। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जो मोस्ट कॉमनली होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसलिए वो कुछ चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस इसलिए बन जाती हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एयरबोर्न में हो सकता है। उसके बाद ये भी आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, ड्रॉपलेट के थ्रू भी फैलता है। और अगर आप शेयर करते हैं, क्या चीज़ें शेयर करते हैं, अगर आप टॉवल का शेयर करते हैं, ठीक है, आप अगर क्लॉथ शेयर करते हैं, आप अगर बेड शेयर करते हैं, अगर आप कॉलेज क्लास शेयर करते हैं, रूम शेयर करते हैं, जो भी चीज़ आप शेयरिंग करेंगे ये इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा वर्स्ट होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा। तो माइकोबैक्टीरियम कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या बना लेता है, कॉलोनीज बना लेता है। गाउन ट्यूबरकल अगर आपने सुना होगा, तो ये सब चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि ये जो पेशेंट को या फिर जो इंसान है या क्लाइंट है उसको ये ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती। जिसका ट्रीटमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो 6 मंथ से लेकर 28 मंथ तक है, जो हम टॉपिक वाइज में जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का हम ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे तो आपको एक एक ड्रग, रूट एंड उसका डोज और कितने समय तक लगाना है और कब लगाना है वो सब चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्यूबरक्लोसिस में से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन। ठीक है, तो वो क्या पूछना चाहता है आपसे, जो एग्जाम ले रहा है वो पूछना चाहता है कि पोजीशन पूछना चाहता है आपका, यही चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। पेशेंट एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हु अनेबल टू सिट। इसमें भी एक कीवर्ड आया है जिसको हम बोल रहे हैं अनेबल। ठीक है, अनेबल का मतलब यही हो गया कि वो नहीं कर पा रहा है। अगर वो एबल होता तो अन क्यों होता,
ठीक है। तो वो पूछना चाहता है आपसे कि अनेबल मीन्स क्या है। तो अनेबल अगर आपको यहाँ पे वर्ड समझ में आया है तो मतलब आप क्वेश्चन के बहुत क्लोज पहुँच चुके हैं। ठीक है। कुछ लोग इसको इतनी जल्दी में पढ़ते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ पूछी है और अनेबल को भी अनेबल समझ लेते हैं। ठीक है। तो मैं बोलूँ कि वो प्रोन पोजीशन उसने ऑप्शन में दिया है, सुपाइन उसने दिया है, लेटरल पोजीशन दिया है और नॉन ऑफ द अबव भी दिया है। तो नॉन ऑफ द अबव आने से आपका एक चीज़ तो फायदा है, आपका क्वेश्चन आपके पास बचता है 75%, क्योंकि 25% हम पहले से ही निकाल देते हैं। ठीक है। अभी आपका जो गेम है वो चलेगा 75 वाला। ठीक है। चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या हम लेटरल पोजीशन देंगे, क्या आप लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक है। तो लेटरल पोजीशन इसलिए नहीं देंगे कि जो लेटरल पोजीशन होती है उसमें जो लंग्स होता है या फिर चेस्ट का लंग्स होते हैं या फिर चेस्ट का एक्सपेंशन ओपनली मतलब वाइडली ओपन नहीं होता। ठीक है। उसमें क्या रहता है, अपने पास एक बाउंड मतलब उसके पास वेट आ जाता है लंग्स के ऊपर बॉडी का एक साइड में, तो वो अच्छे से एक्सपेंड नहीं होगा, अच्छे से रेस्ट नहीं करेगा। तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कम हो रहा है, जो आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वो अनेबल हो जाएगा ऑक्सीजन गेन करने के लिए, ऑक्सीजन निकालने के लिए। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं जाएगा, लेटरल पोजीशन हम नहीं देते हैं जब रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम रहता है तो। ठीक है। सुपाइन नहीं देना है, इसलिए सुपाइन नहीं देना है। देने को तो हमको क्या देना है, उधर फॉलर देना है जो हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फॉलर हम इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि अनेबल टू सिट। अगर वो सिट ही कर सकता है, जब बैठ ही सकता है, तो फॉलोअर दे सकते थे। लेकिन अब हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो बैठ नहीं सकता, और बैठ इसलिए नहीं सकता होगा शायद अगर एक पेशेंट है और वो यहाँ से ऐसे बैठा है तो या तो उसके यहाँ पे ऑपरेशन हुआ होगा। ठीक है। जो बटक साइड है वहाँ पे ऑपरेशन हुआ होगा, हो सकता है उसको बेड सोर हो जो कि 3rd डिग्री और 4th डिग्री हो। ठीक है। उसके बाद अगर और भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो शायद वो क्या हो सकता है, उसको बहुत देर से वो कौन सा होगा, सुपाइन पोजीशन में होगा। तो अभी आपको कौन सी पोजीशन देनी है, तो लेटरल नहीं देना है, सुपाइन में वो ऑलरेडी था। ठीक है। तो कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है। तो आपको सुपाइन नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो चेस्ट है, ये पेशेंट है और ये इसका अगर चेस्ट है, ठीक है, ये इसका चेस्ट है, तो जो चेस्ट है वो आपका अगर आप सुपाइन में रहेंगे तो आपका एक फोर्स आता है इधर से, ठीक है, स्टमक का, और इसमें जिसमें डायफ्राम थोड़ा सा आपका लंग्स की साइड आ जाता है डायफ्राम, और लंग्स की साइड आने से वो चेस्ट है वो एक्सपेंड नहीं होता है कम्प्लीटली। और चेस्ट एक्सपेंड नहीं होगा तो ऑक्सीजन के लिए एक प्लेस नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, और जब प्लेस और जगह नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी कंप्रोमाइज होगी, और कंप्रोमाइज होगी तो पेशेंट भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो इसलिए हमको सुपाइन पोजीशन नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद में बोलूँ प्रोन पोजीशन, तो प्रोन पोजीशन हमको इसलिए देना है क्योंकि अब अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है प्रोन पोजीशन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है, और वो यही आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रोन पोजीशन क्यों दे रहे हैं। ठीक है। क्या उसमें फोर्स नहीं लग रहा है? जी हाँ, इसमें फोर्स लग रहा है। लेग्स का, चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो आपका आउटसाइड, जो बैक साइड होता है उधर भी जाता है। ठीक है। तो वहाँ से भी फोर्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद आपका जो भी सीक्रेशन आएगा, ठीक है, सीक्रेशन आएगा माउथ में, वो भी आपका ड्रेन अप हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पर? जब आप किडनी ट्रे का यूज करेंगे, या फिर जब आप वो जो बेड है यहाँ पे मैकिन्टोश आप यूज कर रहे हैं, ड्रॉशीट आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका गिर सकता है। तो आपका एस्पायरेशन से भी बचाना पेशेंट को। ठीक है। टू प्रिवेंट एस्पायरेशन हम प्रोन पोजीशन देते हैं। सुपाइन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि लंग्स का, चेस्ट का एक्सपेंशन कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थी जो एक रेस्पिरेटरी, जब आप केयर कर रहे हैं कोई पेशेंट की जो कि क्रिटिकल है आपके पास आता है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है। अभी हमारा जो चैनल है ये आप
ठीक है, ये आप सब्सक्राइब करना है आपको। अगर आप हमारे फेसबुक पर हैं तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिलेंगी, तो वहाँ पे आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है, उसके हिसाब से हम आगे अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो कि हम ऑलरेडी ला चुके हैं, जो कि हमारे पास बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो और ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर कलेक्टिंग ए CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल। ठीक है, टेक्निक पूछा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिकमेंडेड वो टेक्निक पूछना चाहता है CSF सैंपल कलेक्ट करते करते। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें कि क्या दिया है उन्होंने, क्या वो पूछना चाहते हैं। कलेक्ट द सैंपल बाय लुम्बार पंचर, वो पूछना चाहता है कि मैं लुम्बार पंचर से कलेक्ट करूंगा। बाय ड्राइंग ब्लड, ब्लड से निकालूंगा। कलेक्ट द सैंपल बाय नेजल एस्पायरेंट, जी हाँ, नॉन ऑफ द अबव। तो मैंने बोला ये आते ही आपका क्वेश्चन 25% एंड हो जाता है, मतलब अपने पास बचे 75% ऑप्शन। तो अगर आपने इसका फ्लूइड का अगर आपने फुल फॉर्म पढ़ा है और अगर आपको पता है इसके CSF कहाँ पे रहता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अगर इतना ही आपको पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो आप एग्जैक्टली एक बार में क्वेश्चन टिक कर सकते हैं कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर जिनको ये नहीं पता है कि CSF कहाँ रहता है, कि ये साइनोविल फ्लूइड तो नहीं पूछ रहा है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए है ये क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्ट द सैंपल बाय ड्राइंग मेथड। ठीक है, तो नेजल एस्पायरेशन से तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर CSF कलेक्ट करना भी है और पेशेंट अगर उसको आप नेजल एस्पायरेशन करेंगे तो आपका जो ICP है वो भी इंक्रीज होता है। तो आपको नेजल को टच नहीं करना है। ठीक है, स्नीजिंग से बचाना है, क्राइंग से बचाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ICP के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, एक या दो क्वेश्चन जो आते हैं बार बार। ठीक है, ड्राइंग ऑफ ब्लड, ड्राइंग ऑफ ब्लड, जी हाँ, ब्लड में करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि CSF ब्लड में रहता ही नहीं है। ठीक है, तो लुम्बार पंचर क्या है, लुम्बार पंचर क्या है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें लुम्बार सेक्शन है L3 L4, ठीक है, L3 L4 L2, ठीक है, L2 L3 L4, इन तीन चीज़ जगह से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं लुम्बार पंचर का। ठीक है, जिसमें से एक निडल आता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं, जो कि लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है, जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं। ठीक है, वो करने के बाद में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जब सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं। ठीक है, हम बोलने वाले थे इसमें ICP के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ICP को बढ़ने से कैसे रोकना है। तो पहला अगर पूछे अगर आपसे, क्योंकि आप नर्सिंग करके आए हैं, तो आपसे पूछ सकता है पोजीशन। ठीक है, तो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, तो अगर आप किसी का ICP बढ़ रहा है तो पोजीशन कौन सी देंगे, सब एक क्वेश्चन है, पोजीशन पूछता है। ठीक है, तो आप पे जो हेड है, जो हेड है वो आप कितना एलिवेट करेंगे, 15 to 30 डिग्री, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा कितना करेंगे हम, 15 to 30 डिग्री। ठीक है, तो हेड को एलिवेट करना है आपको। ठीक है, 15 to 30 डिग्री। दूसरी अगर कोई पूछे कि जो ICP को बढ़ने के लिए आपको क्या चीज़ें प्रिवेंट करनी है, तो अब मैं अभी लास्ट में बता भी रहा था आपको, स्नीजिंग आपको नहीं करने देना है, स्नीजिंग आपको नहीं करने देना है। क्राइंग, आप क्राइंग होने से बच्चे को बचाना है। ठीक है, और क्राइंग करने से बचाना है। उसको, उसका ग्लूकोज लेवल भी कम नहीं होना चाहिए, उसको एंजाइटी भी नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका आपको मतलब हेड को डाउन भी नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जो आपको ICP को बचाते हैं। अगर ICP बढ़ा तो क्या होगा, वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। अगर ICP बढ़ा तो क्या होगा, तो जो ICP बढ़ने से, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सिस्टम ऐसे ही है। ठीक है, ICP बढ़ने से, ICP बढ़ने से क्या होगा आपका कि एक
जो ब्रेन में जितने भी ऑर्गन है, जो हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, वो कंप्रेस हो जाएगा और जिधर से आईसीपी पड़ा है उधर से ही वही सिस्टम होगा अफेक्ट। और जब वही सिस्टम अफेक्ट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा वही सिस्टम हो जाएगा अफेक्ट और उसकी वजह से हमारा पेशेंट हो सकता है कोलैप्स। तो थैंक यू, आपके लिए ये वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। आप ये सीरीज अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर आप दे सकते हैं। थैंक यू। और कोऑपरेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आई हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के थैंक यू।